नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी हमारा पर्यावरण कक्षा 7 के पाठ नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे वनों के विषय में। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, शंकुधारी वन है। साथ ही साथ हम घास स्थलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल है, कटीली घास स्थल है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जानेंगे कि जो वनस्पतियाँ होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, और जो घास स्थलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है उस पर चर्चा करते हैं। सलीमा एक बालिका है जो ग्रीष्मकाल के छुट्टियों में घूमने के लिए अपने साथियों के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली में गई हुई थी, और उसने देखा कि उसे याद था जैसे जैसे वह चढ़ाई पर थी तो स्थलाकृतियाँ एवं प्राकृतिक वनस्पति के रूप बदल रहे थे। जहाँ गिरिपात पर स्थित उसे सागवान एवं साल के घने वृक्ष एवं वन देखने को मिले, तो वह जब पर्वतों की ऊंचाई पर गई, पर्वतों के ढालों पर नुकीले पत्तियों वाले उसे लंबे वृक्ष मिले या शंखाकार वितान वृक्ष दिखने को मिले जो लंबे थे। और उसने देखा कि यहाँ पर लाल लाल फूल भी खिले हैं। उसके ध्यान में आया वो रोडोडेड्रान के फूल थे। जो लाल लाल फूल खिले थे वो रोडोडेड्रान के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटे छोटे घास स्थलों पर बर्फ से ढकी हुई थी। उसने घास स्थल भी देखे, इसके बारे में बताया गया है। सलीमा ने अवलोकन किया एवं अनुमान लगा सकते हैं। उसके अवलोकन से जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। मतलब स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। मतलब ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होते हैं, बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत, मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर रहती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वनस्पति की निर्भरता किस पर, वनस्पति की जो मतलब वनस्पति होगी जो वह किस प्रकार की होगी, यह किस पर निर्भर करती है, या वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर होती है। तापमान है, नमी है, मिट्टी का ढाल है और मिट्टी की परत की मोटाई है। ये सब कारक क्या होते हैं, वनस्पति की वृद्धि के मुख्य कारक होते हैं। इन घटकों के अंतर के कारण किसी एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर हम प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1, वन। वनों के लिए क्या है कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होती है। मतलब जहाँ पर तापमान ठीक रहता है और जहाँ पर वर्षा भी होती है वहाँ पर क्या होता है कि सघन वन पाए जाते हैं। जबकि हम आगे चर्चा करें तो दूसरा जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसे घास स्थल हम कह सकते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ विकसित होते हैं। वन हमने देखा था जहाँ पर वर्षा एवं तापमान दोनों ठीक ठाक होते हैं, मतलब अच्छी होती है। जहाँ पर तापमान भी सही है और वर्षा भी काफ़ी होती है तो वहाँ पर सघन वन मिलते हैं। जबकि घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार था कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ी केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। आप देख सकते हैं इन 3 चीज़ों को, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, वन अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में, रेगिस्तान में। सलीमा हिमालय की यात्रा पर अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। तभी उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा की विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में
बताया। पापा साथ में थे सलीमा के, और सलीमा ने जैसे ही ये जो देखा और उसके विषय में चर्चा की, तो सलीमा के पापा पूरे विश्व में घूमे हुए थे, महाद्वीपों के मतलब अनेक क्षेत्रों में घूमे हुए थे। तो उन्होंने विश्व के अनेक देशों के वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों के शंकुधारी वन, रेगिस्तानों के कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई हिमालय क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। जब पापा ने वनों के बारे में बताया तो सलीमा ने देखा कि जो ये हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर तो लगभग सभी प्रकार के वन मिल रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जैसे वृक्ष भी दिखे उसे, कहीं पर मानसूनी वन, कहीं पर शुष्क वन, कहीं पर कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन उसे मिले, जबकि कहीं पर पर्वतीय वन, अगर पर्वतों में थी तो सर्वाधिक पर्वतीय ही वन मिले उसे। लेकिन हिमालय की यात्रा में उसे अनेक प्रकार के वन मिले। उसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार का बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आगे देखेंगे कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और वहाँ पर कौन से वन्य जीव वहाँ पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? ब्राज़ील में अमेजन घाटी में वन है जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इस वन को यहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह वन कहाँ पर पाए जाते हैं, या पृथ्वी का फेफड़ा कहाँ के वनों को कहा जाता है। तो ये आपके ब्राज़ील के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन वनों को वर्षा वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन कहते हैं। भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास ये पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा जहाँ पर तापमान अधिक रहता है और वर्ष भर वहाँ पर वर्षा भी होती रहती है, तो इन क्षेत्रों में ये अत्यधिक पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय वन। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह झड़ती नहीं हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्ष की मोटी बितान के कारण ये वृक्ष सूर्य के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर ये दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड है, आवनोस है, महगौनी है आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विषय में पढ़ा, यहाँ पर तापमान लगभग प्रत्येक महीने, ये भूमध्य रेखा के क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। और तापमान अधिक रहने के साथ साथ यहाँ पर वर्षा भी वर्ष भर होती रहती है, जो वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो साल भर अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, या गिराते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में गिराते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्षा वनों को अन्य किन नाम से जाना जाता है। वर्षा वनों को सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। या सदाबहार वन किन्हें कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन कहते हैं। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं, सदाबहार वनों के वृक्षों को आप याद रखेंगे, रोजवुड है, आवनूस है, महगोनी है, एबोनी है जिसे आवनूस कहते हैं हम, और साथ में आयरन वुड जिसे लॉ कास्ट कहा जाता है, सिनकोना है, नारियल है, बांस है, ये सभी वृक्ष क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए इनमें एक होड़ सी लगी रहती है, ये एक दूसरे से लंबे होते जाते हैं और इनके नीचे सघन मतलब
काफ़ी घने कांटेदार या अन्य झाड़ियाँ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है जाना एक असंभव सा कार्य होता है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए यह क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन होते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, वर्षा वनों में पाया जाता है, जिसे हम सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार खा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनाकोंडा जैसे या नहीं मगरमच्छों को खाने वाला सर्प कौन सा है। एनाकोंडा मगरमच्छों जैसे विशाल जानवरों को खा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। आगे हम चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं या पतझड़ी वन भी कहते हैं। पर्णपाती मतलब पतझड़ी वन। वर्षा वन हमने पहले पढ़ा था, सदाबहार वनों को वर्षा वन कहते हैं, इसे मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहते हैं, जबकि वर्षा वन सदाबहार वनों को या उष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और मध्य अमेरिका में के बड़े हिस्से पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो नीचे चित्र में दिया गया है। और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। कभी शीत ऋतु होती है तो कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर मौसम में परिवर्तन जो होता है तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रमुखतः जल संरक्षित रखने के लिए ये क्या करते हैं, शुष्क मौसम में वृक्ष अपने पत्तियों को झाड़ देती हैं। इन वृक्षों पर पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल है, सागवान है, नीम है, शीशम है और दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का मुख्य वृक्ष कौन से हैं, साल, सागवान, नीम तथा शीशम। उष्णकटिबंधीय या नहीं मानसूनी वन या नहीं पतझड़ी वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं साल, सागवान, नीम एवं शीशम। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उन राज्यों के नाम बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में जो अधिकतर वन पाए जाते हैं वह मानसूनी वन पाए जाते हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अमेजन बेसिन है जो अमेजन नदी के साथ है ब्राज़ील में, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ये भी हम देख चुके थे। जो भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ये देख सकते हैं आप बाघ, लंगूर, गोल्डन लंगूर जो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। मानसूनी या आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वनों में पाए जाते हैं ये जानवर। उसके बाद शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं यहाँ के प्रमुख वृक्ष क्या हैं, बांज है, चीड़ है, यूकेलिप्टस है। ये आदि जो ठोस एवं
कोमल वृक्ष हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, और यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन क्या है कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब ऊंचाई में जैसे जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा, हमें शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में है, चीन में है, न्यूजीलैंड में है, चिली में है, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देती हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष है बांज है, ऐस है, बीज है आदि वृक्ष होते हैं। यहाँ पर हिरन, लोमड़ी, भेड़िए आदि आम जानवर होते हैं। फ्रिंजेट तथा मोनाल जैसे पक्षियाँ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मोनाल किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? मोनाल शीतोष्ण प्राकृतिक पर्णपाती प्रकार के वनों में पाया जाता है। या फ्रिंजेट किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? यह भी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाया जाता है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति आप जान चुके होंगे कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर के किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढक जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा। मतलब भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में जो भारत है, अफ्रीका है और जो एशिया के कुछ और देश हैं, यहाँ पर भूमध्य सागर के आसपास की जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे हम क्या आप जानते हैं? भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उसकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन रोकती हैं। जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है? ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेती हैं और उनकी मोटी छाल एवं पश्चिमी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यहाँ पर देखें कि जो हम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। यहाँ पर गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतुएं होती हैं, जैसे भारत में आमतौर पर होता है। यहाँ पर आमतौर पर संतरा है, अंजीर है, जैतून है एवं अंगूर जैसे वृक्ष फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है। अन्य यहाँ वन्य जीवन कम है। जो शीतोष्ण सदाबहार वन है यहाँ पर वन्य जीवन कम है, लेकिन फलों की यहाँ पर भरमार है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं। अपने आसपास के नरम तथा दृष्ट काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। उसके बाद देखें शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। के मध्य होना चाहिए था। 50 से 70 अक्षांशों के बीच आपके शंकुधारी वन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शंकुधारी वन किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? शंकुधारी वन 50 से 70 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि आप अभी चित्र में देखेंगे, इन्हें टैगा भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि टैगा वन किन्हें कहते हैं? टैगा वन शंकुधारी वनों को
कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते थे। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि वृक्षों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ पर सामान्यतः रजत लोमड़ी है, मिंक है, ध्रुवी भालू है, ऐसे जानवर पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि टैगा किस भाषा का शब्द है, या टैगा को रूसी भाषा में क्या कहा जाता है। टैगा को रूसी भाषा में शुद्ध या अनछुआ कहा जाता है। यह आप देख सकते हैं शंकुधारी वन, जिनकी पत्तियां नुकीली होती जा रही हैं, और इन क्षेत्रों में देखें आप बर्फबारी से ये कैसे बच रहे हैं। नुकीली होने के कारण इनके पत्तियां बर्फ को नहीं रोकती हैं, और जो बर्फ होती है वह नीचे स्थल पर गिर जाती है। उसके बाद हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, घास स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख घास स्थल है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल एवं कटीली घास स्थल। आइए चर्चा शुरू करते हैं घास स्थल के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ प्राकृतिक निम्न एवं मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यहाँ वनस्पति जो है निम्न एवं मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यहाँ घास काफ़ी ऊंची 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी है, जेब्रा है, जिराफ है, हिरन है, तेंदुआ है आदि जानवर पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाना घास का मैदान किस प्रकार का है। सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका में है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। या पूछा जा सकता है कि सवाना तुल्य या सवाना जैसे घास मैदानों पर कौन से प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। हाथी, जेब्रा, जिराफ एवं हिरन जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। आइए चर्चा शुरू करें आगे शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटे एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशीय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण घास स्थलों में कौन से जानवर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इनमें जंगली भैंस है, बाइसन है, एंटीलोप आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद जो है कटीली झाड़ियाँ, ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के किस कोने में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं। रेगिस्तान के में कुछ जानवर के नाम बताए जिन्हें आप जान चुके हैं। रेगिस्तान में जैसे यहाँ पर दिखाया गया है जिराफ मुख्य रूप से है। अगर हम भारत का प्रमुख रेगिस्तान कहें तो थार का रेगिस्तान है, जो राजस्थान एवं पाकिस्तान के कुछ हिस्से में पड़ता है। हम भारत के ही विषय में कहेंगे थार का रेगिस्तान राजस्थान में। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। ध्रुवों की ओर क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ ठंडा होता है और बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। मतलब
प्राकृतिक वनस्पति भी क्या है वहाँ पर बहुत कम मात्रा में है, केवल काई है, लाइकेन है, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जब हम ऊपर हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। जब बर्फ़ पिघलती है तभी ये घास के मैदान वहाँ पर पनपते हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ पर उगती हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में उगती हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी फर, मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। जो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं वो मोटी फर वाले होते हैं, जैसे ध्रुवी उल्लू है, ध्रुवी भालू है और बर्फीला लोमड़ी है। इस प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ये जानवर भी ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। सलीमा ने पिता ने उन्हें कुछ घने वृक्षों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए वनों को क्या करते हैं, साफ कर दिया है, करते हैं या उन्होंने कर दिए हैं पहले से ही। सलीमा सोचने लगी, अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, क्या वो पुनः वैसे ही बन पाएंगे। अगर लोग इसी प्रकार से पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ से मिल पाएंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों को भी सोचना चाहिए और हम सबको सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसे ही पेड़ पौधे, जंगलों को साफ करते रहे तो निश्चित तौर पर जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है वह बिगड़ जाएगा और हमें ऑक्सीजन के लिए जो पेड़ों पर निर्भरता है वह ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जलवाष्प है, लकड़ी है, फल, मेवे हैं, ये भी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ जो जंगली जानवर है उनका जीवन भी क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि क्या आप सलीमा से सहमत है। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता हो रही कमी पर चर्चा करें, इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। आप देख सकते हैं ये सील है, वालरस है और ध्रुवी भालू है, ये सब मोटे फर वाले जानवर हैं जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर इस पाठ से कुछ इम्पोर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आप सब लोगों को सबसे पहले याद रखना चाहिए वो ये कुछ घास स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसे ज़रूर अपने कापी में नोट कर लें, कक्षा 7 वाले बच्चे। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सवाना घास के मैदान कहाँ हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित हैं। या कंपोस्ट घास के मैदान कहाँ पर हैं। कंपोस्ट या कंपास भी कहीं पर आप देख सकते हैं। कंपास या कंपोस्ट ब्राज़ील में है। लानोज घास के मैदान कहाँ पर है। लानोज या लानोस घास के मैदान वेनेजुला में स्थित है। ये थे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कभी कभी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन जैसे सवाना दे दिया, कंपास दे दिया, लानोस दे दिया और साथ में पेरी या पैम्पास दे दिया, कंपास की जगह पैम्पास दे दिया। तो आप लोग ध्यान रखें कि शीतोष्ण कटिबंध में शीतोष्ण घास के मैदानों में पंपास आएगा जबकि उष्ण में कंपास आएगा। आप इन प्रश्नों को 2 तरीके से लिखेंगे। एक तो सवाना घास मैदान कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास मैदान किस प्रकार का है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ऐसे ही प्रत्येक से 2 प्रश्न बनेंगे। कंपास घास के मैदान या कंपोस्ट घास के मैदान कहाँ है। कंपोस्ट घास के मैदान ब्राज़ील में है। ऐसे ही कंपोस्ट घास के मैदान किस प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय हैं। ऐसे ही लानोस घास के मैदान कहाँ हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुला में है। लानोस घास के मैदान भी उष्णकटिबंधीय हैं, किस प्रकार के हैं करके पूछा जा सकता है। ऐसे ही कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं
पंपास है, अर्जेंटीना में है। प्रश्न पूछा जा सकता है, पंपास घास के मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। पेरी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। बेल्ड कहाँ है? बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ हैं? स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में है, जबकि डाउन या डान घास के मैदान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? डाउन या डाउन्स भी ये कई किताबों में दिया जा सकता है ये नाम, लेकिन जो एनसीईआरटी कक्षा 7 में दिखाया गया है डान, हम इसी को देखेंगे। डान घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आप निश्चित तौर पर उष्ण कटिबंधीय घासों को अलग से एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को अलग से कुछ नोट कर लेंगे, जिससे कि आप इसे समझ सकें आसानी से। ये इस पाठ में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। निश्चित तौर पर आप लोग इस चैप्टर को समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।